हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, ग्रांड ग्रामर के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो जो है कुछ अलग होने वाला है। आपने पहले के वीडियो में देखा होगा कि मैं शॉर्ट वीडियो डाला करता था और एक सिंगल सेंटेंस को लेकर के हम वीडियो को बनाते थे। बट टुडे आई एम गोइंग टू इंक्लूड मल्टीपल थिंग्स इन ए सिंगल वीडियो। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो कुछ खास होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काल तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के अंतर्गत आने वाले जितने भी सेंटेंस थे, मैं उसका वीडियो ऑलरेडी जो है कि चैनल पे डाल चुका हूं। आप चाहें तो एक एक करके उन्हें देख सकते हैं और सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको अगर लगेगा कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार और कि आप शेयर इसे जरूर कीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। पास्ट टेंस ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब भूतकाल। दोस्तों, भूतकाल से भूतों की तरह यह डरावना नहीं है, यह साधारण चीज है, यह सीखने वाली चीज है। पास्ट टेंस में चार प्रकार होते हैं। नंबर वन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें से आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों, आज हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले सीखेंगे और देखेंगे इस प्रकार के वाक्यों की पहचान कैसे होती है और उनका ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसके पहचान को देख लीजिए। जिस किसी भी वाक्य के अंत में आपको आ, ई, ए प्लस था, थी, थे लगा हुआ मिले, आप यूं समझ जाइएगा कि आपका वह वाक्य जो है कि भूतकाल का है, पास्ट टेंस का है। और पास्ट टेंस में किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको यह लग रहा होगा, मैं इसको अभी क्लियर करूंगा। आ, ई, ए, था, थी, थे, सभी छात्र जो है कि बहुत आसानी से इसको नहीं पकड़ पाते होंगे, लेकिन मैं इसको तुरंत क्लियर करने वाला हूं। आप आराम से वीडियो के साथ बने रहिए। ओके, यह जो वाक्य है कैसा दिखेगा? आपका वाक्य जो है, यहां देखिए, मैंने खेला। ओके, यहां तक भी अगर आप रुक जाते हैं, आपका यह वाक्य जो है कि कंप्लीट हो जाता है। मैंने खेला, यह कार्य जो है समाप्त हो चुका है, बाकी नहीं। या उसी वाक्य को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, मैंने खेला था। यह वाक्य भी जो है कि सेम वही सेंटेंस है, यहां हमने था लगा दिया। आप यहां क्या देख रहे हैं? आ। आ का मतलब होता है किसी भी अक्षर के अंत में आ की मात्रा का लगा होना। और यहां क्या लिखा हुआ है? था। मतलब इस पहचान के हिसाब से यह वाक्य जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें कतई भी शक नहीं है। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है सीता खाई या सीता खाई थी। यहां भी आप देख रहे हैं कि य में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और यहां क्या लिखा हुआ है? बड़ी ई लिखा हुआ है। ओके, और यहां
थी लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, थी लिखा हुआ है। यहाँ है क्या, बीच में यह प्लस का चिन्ह है, मतलब आपको यह भी मिल सकता है, यह भी मिल सकता है, यह भी मिल सकता है, और साथ में ये तीनों जो है कि आपको जरूर मिलेगी। सॉरी, मतलब तीनों में से कोई एक जो उचित होगा। जैसे कि यहाँ आ मिला था तो यहाँ आपको था मिला है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ अंत में आपको थी लगा हुआ मिला है। आइए एक और देखते हैं जिसमें ए और थे दोनों लगे हुए मिलेंगे। यहां देखिए, वे खेलते थे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वे खेलते थे या वे खेले थे, दोनों वाक्य का मतलब सेम है। खेलने का कार्य जो है कि ऑलरेडी बीत चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य अभी बाकी नहीं है, बल्कि कार्य आपका जो है कि भूतकाल में समाप्त हो चुका है। ओके, तो यह देख रहे हैं कि वे खेलते थे, वे खेलते थे, त के ऊपर में ए की मात्रा लगी हुई है और थ के ऊपर भी ए की मात्रा लगी हुई है, आपको यह भी मिल गया। तो दोस्तों यह है इस प्रकार के वाक्यों को पहचानने का तरीका। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या आप नोट करना चाहते हैं इसको आप नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, इसके वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसका उपयोग करेंगे और कैसे हम अपने हिंदी वाक्यों का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा उसको बखूबी आसानी से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है, मैंने खेला था। जैसा कि पहचान के माध्यम से मैंने आपको बताया था, लॉ में आ की मात्रा लगी हुई है और थ में भी आ की मात्रा लगी हुई है। इस वाक्य से ऐसा क्लियरली समझ में आता है कि खेलने का जो काम था यह समाप्त हो चुका है, पास्ट में समाप्त हो चुका है। कब समाप्त हुआ है समय का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह काम समाप्त हो चुका है। मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंफर्म सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन जो होगा यह कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर आती है बारी वर्ब की, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली एक बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब जो लिखा जाएगा वह वर्ब का दूसरा रूप होगा, वर्ब का दूसरा रूप होगा, सेकेंड फॉर्म में हम लिखेंगे, पास्ट रूप में लिखेंगे। ओके, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यहां देखिए, मैंने खेला था, मैंने की अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। आई को हमने लिख लिया। अभी क्या है कि खेला था, खेलने की अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है। लेकिन हमें यहां वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखना है, इसलिए यह प्ले के जगह पे प्लेड हो जाएगा। ओके, आई प्लेड, आपका यह वाक्य जो है कि दोस्तों ट्रांसलेट हो चुका है। यहां तीन वर्ड थे, मैंने खेला था, दो भी हो सकता है, मैंने खेला, उतना पर भी अगर आप रुक जाते हैं तो आपका वाक्य जो है कि सही होगा, गलत नहीं होगा। अंग्रेजी में क्या है, मात्र दो वर्ड बन रहे हैं, आई प्लेड, मैंने खेला था, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और यह जो है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। दोस्तों एक चीज और मैं इस ट्रांसलेशन को सिखाते सिखाते मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप क्रिया के पांचों रूप के बारे में नहीं जानते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, 5 प्रकार के जो है कि वर्ब का रूप होता है, एक ही वर्ब का 5 रूप होता है, मेरे कहने का मतलब है, और नहीं जानते हैं तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन को आप नहीं सीख पाएंगे। तो यह कार्य जो है कि आपको अपने आप करना होगा। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन
करके देखते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसी रूप में हम सजाते चले जाएंगे, अपना सारा वाक्य ट्रांसलेट होता चला जाएगा। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है सीता स्कूल गई या सीता स्कूल गई थी। यह वाक्य भी जो है कि दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यह कार्य जो है कि भूतकाल में समाप्त हो चुका है। सीता कब स्कूल गई थी इसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ भूतकाल का संदर्भ है और वो भी किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, जैसे हमने बोर्ड के ऊपर लिखा रखा हुआ है, जैसा हमने बोर्ड के ऊपर में लिख करके रखा हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इस सेंटेंस में सीता जो है आपका सब्जेक्ट है, सीता जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम पहले सीता को लिखेंगे, सीता, देन वर्ब का सेकंड रूप लिखना है। इस वाक्य में आपका वर्ब क्या है, सीता स्कूल गई थी। ओके, जाने की क्रिया गई, गो लिखते हैं, लेकिन यहां पे सेकंड फॉर्म लेना है तो गो का वेंट हो जाता है। ओके, गो वेंट गान, गान जो है थर्ड फॉर्म होता है, वेंट गो का सेकंड फॉर्म होता है, हमने सेकंड फॉर्म को लिया है। देन बचता क्या है, स्कूल गई थी, सीता वेंट टू स्कूल। दोस्तों आपका यह वाक्य भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से ट्रांसलेट हो गया, जरा भी कठिन नहीं है दोस्तों। जैसा कि भूतकाल बहुत बड़ा नाम है, भूत, ओके, ऐसा नहीं है, यह सीखने की चीज है, इसे कोई भी सीख सकता है, एक बच्चा भी सीख सकता है। ओके दोस्तों, आपका अगला वाक्य है मैं गया या मैं गया था। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह कार्य भी पहले हो चुका है, यह कार्य भी भूतकाल में हो चुका है, मतलब पास्ट टेंस में हो चुका है। और यह सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी का है। और इसका तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के सहारे जो है कि हमें इसका ट्रांसलेशन करना होगा। यहाँ देखिए, मैं जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, जाने वाला कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई, पहले हम आई को लिखेंगे। देन गया, जाने के अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, लेकिन यहां पर हमें सेकेंड फॉर्म लेना है, सो इट विल बिकम वेंट। दोस्तों आई वेंट, मैं गया, आपका यह ट्रांसलेशन जो है दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। बहुत ही छोटे छोटे ट्रांसलेशन मैं इस वीडियो में बता रहा हूं ताकि जो है कि कोई भी इसको आसानी से समझ पाएगा। ओके, आइए देखते हैं, कुछ और लेते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, वे खेले थे, छोटा सा सेंटेंस है। वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे को हम पहले लिख देंगे क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट है। देन यहाँ पर वर्ब क्या है, खेलने की क्रिया, प्ले होता है, हम इसी में ईडी लगा देंगे, आपका वह वर्ब जो है कि सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दे प्ले, वे खेले या वे खेले थे, आपका यह वाक्य जो है कि दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों आपका अगला वाक्य है उसने पढ़ा था। यहां सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने की अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, पहले हम ही को यहां पर लिख देंगे। देन आती है बड़ी, पढ़ा था, वर्ब की, पढ़ने की अंग्रेजी होता है रीड। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप वर्ब के तीनों रूप के बारे में चर्चा करते हैं तो हर एक वर्ब का एक अलग अलग रूप होता है। यहाँ पढ़ा था, पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। ओके, लेकिन सेकेंड फॉर्म में जाते हैं तो उसका स्पेलिंग सेम लिखा जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कि चेंज हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे ही रेड। ओके, थर्ड फॉर्म में भी रेड ही पढ़ा जाता है, स्पेलिंग में जरा सा भी बदलाव नहीं होता है। बहुत सारे वर्ब में आप देखते हैं कि वर्ब के अंत में ईडी लगा करके हम सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं,
और बहुत सारे ऐसे भी वर्ब होते हैं, जैसे गो को ले लीजिए। गो में ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म में देखिए वेंट हो जाता है, टोटली आपका स्पेलिंग जो है कि वहां पे चेंज है। थर्ड में देखिए गॉन हो जाता है, गो वेंट गॉन, तीनों अलग अलग रूप में है। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ब होंगे दोस्तों आपको याद करना होगा, क्योंकि बिना याद किए आप इस प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो वहां बहुत सारी गलतियां हो जाएगी और आपका ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। ओके, तो आप उसे याद कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है, राम ने मुझे एक पुस्तक दी। दोस्तों यह थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है सेंटेंस, लेकिन घबराइएगा नहीं, इसका ट्रांसलेशन भी उतना ही आसानी से होगा जितना पहले के वाक्यों को हमने किया। ओके, यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, राम ने मुझे पुस्तक दी। देने वाला कौन है? राम। तो राम आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम राम को लिखेंगे। ओके दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के वाक्यों का जब भी ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत लोग जो है कि इसको समझ बैठते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही बारीक लकीर होती है एक वाक्य और दूसरे वाक्यों के बीच में। ओके, इसलिए इसे बारीकी से समझिए कि भाई यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं दिया गया है। इस वाक्य से आपको सिर्फ यह समझ में आ रहा है कि यह कार्य जो है पहले पूरा हो चुका है, बीत चुका है, वह कार्य अब बचा नहीं है। ओके, और इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन करने का जो नियम है हमने लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। राम को हमने पहले लिखा, इस वाक्य में राम आपका सब्जेक्ट है, राम को हमने पहले यहाँ लिख दिया है। वर्ब क्या है? राम ने मुझे एक पुस्तक दी। ओके, दी, देने की क्रिया जो है यहाँ पर वर्ब है, और देने की अंग्रेजी होता है गिव, लेकिन यहाँ हमें सेकेंड फॉर्म लेना है। तो गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गैव हो जाता है भाई। राम गेव, राम ने दी, लेकिन क्या दी? राम ने मुझे एक पुस्तक दी। राम गेव मी, मुझे एक बुक, एक किताब। राम गेव मी ए बुक, राम ने मुझे एक किताब दी या पुस्तक दी। आपका यह सेंटेंस भी दोस्तों ट्रांसलेट हो गया, जरा सा भी कठिन नहीं है, सिंपल है। सिर्फ आपको पेशेंस बना करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना है एंड यू कैन लर्न इट। दोस्तों जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में कई चीज़ों को कवर करने जा रहा हूँ आज। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें मैं इनफाइनाइट को कैसे यूज करते हैं उसको बताने जा रहा हूँ। ओके, और इनफाइनाइट वाला सेंटेंस जो है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसा होता है, इस चीज को बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है, वे मुझसे मिलने आए थे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? वे। वे की अंग्रेजी क्या होता है? दे। दे को हम पहले लिखेंगे। देन वर्ब क्या है? मिल, मुझसे मिलने आए थे। कम, यहाँ केम हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लेना है, CAME। टू, टू सी मी, दे कैम टू सी मी, वे मुझसे मिलने आए थे। आपका यह वाक्य भी दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह आपका मेन वर्ब है, सी भी वर्ब है, लेकिन इसके आगे टू लगे के आया हुआ है जो कि मेन वर्ब के बाद में है। ओके, सो इट इज इनफाइनाइट। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं।
दोस्तों आपका अगला वाक्य है वह मास्टर या शिक्षक बनना चाहता था। दोस्तों यहाँ आपका वह जो है कि सब्जेक्ट है इस वाक्य में, वह की अंग्रेजी होता है ही, हमने ही को पहले लिखा। देन यहाँ पर वर्ब क्या है, चाहता था। चाहने की अंग्रेजी क्या होता है, वांट, लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म है, सो इट विल बिकम वांटेड। वांट लिखने के बाद में हम उसमें अंत में ईडी लगा देंगे, वह वांटेड हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ही वांटेड टू बी ए टीचर। यहां ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहां बी जो है यह भी वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के पहले टू लगा हुआ है ताकि यह इंफिनाइट बन जाए। और यह वर्ब कभी भी आएगा तो वह मेन वर्ब के बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। ओके, और जरा भी कंफ्यूज नहीं हो। बहुत लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि टू लग रहा है ओके सेंटेंस, लेकिन दोस्तों यह रूल है, यह रूल्स है। यहाँ टू बी लग करके यह इंफिनाइट बन गया। ओके, ताकि जो है कि आपके इस वाक्य का ट्रांसलेशन सही तरीके से पूरा हो सके, मीनिंगफुल हो सके। ओके, ही वांटेड टू बी ए टीचर, वह शिक्षक बनना चाहता था या वह शिक्षक बनना चाहा। ओके, यह सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है तुम उसे पीटना चाहते थे। ओके, यहां पर भी वापस हम इनफिनाइट के यूज करेंगे और बताएंगे कैसे यूज होता है। इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। हमने यू को पहले लिखा, देन आएगा वर्ब के सेकेंड फॉर्म की। इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट हो गया यू, देन वर्ब क्या है, चाहते थे, चाहना, वांट। इसमें हम अंत में ईडी लगा देंगे क्योंकि हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना है। इट विल बिकम वांटेड, यू वांटेड टू बीट हिम। फिर यहां देखो दोस्तों, बीट वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब के बाद में आया है और इसके पहले टू लगा हुआ है ताकि यह इनफिनाइट बन सके। ओके, और वह लगने के बाद ही आपका यह वाक्य जो है कि मीनिंगफुल बन रहा है। यू वांटेड टू बीट हिम, तुम उसे पीटना चाहते थे या तुमने उसे पीटना चाहा, यह भी हो सकता है, या तुमने उसे पीटना चाहा था या चाहा, यह भी सेंटेंस सही होगा और उसका ट्रांसलेशन भी यही बनेगा, यू वांटेड टू बीट हिम। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था, कई चीजों को मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। यह दो प्रकार का सेंटेंस जो है कि मैंने इसमें अब तक कवर कर चुका हूं। मैं अगला जो कैटेगरी है इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा और उसका चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे दिखते हैं और उसकी पहचान को कैसे करेंगे और उसका ट्रांसलेशन हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करेंगे। ओके, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों जैसा कि बोर्ड के ऊपर में आप देख पा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और इसके आगे मैंने एक फार्मूला लिखा है। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं नेगेटिव सेंटेंस को कवर करने जा रहा हूं। दोस्तों अभी हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे।
नाउ वी विल लर्न द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है वे नहीं खेले थे. इस वाक्य के अंदर में आप देख रहे हैं या नहीं शब्द लगा हुआ है जो इस वाक्य को नेगेटिव बनाता है. ओके, वे नहीं खेले थे. एक तो यह सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. ओके, और साथ ही साथ नकारात्मक भी है, नेगेटिव भी. इस प्रकार के वाक्यों का जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो दोस्तों इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ यह फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा. पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ब के सेकंड फॉर्म को ले रहे थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही हम लिखेंगे, ओरिजिनल रूप को ही लिखेंगे, लेकिन हमें डिड और नोट दो चीजों का एकदम सावधानी पूर्वक से नियम के हिसाब से इस्तेमाल करना है ताकि ट्रांसलेशन में कहीं गलती ना हो. आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा. वे नहीं खेले थे, पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे की अंग्रेजी होता है दे. हमने दे को यहाँ पहले लिख दिया है. देन हमें क्या लिखना है, डिड को लिखना है. डिड जो है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. डिड को हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया. देन आपका फॉर्मूला क्या कहता है, नोट को लिखा जाएगा. नोट को भी हम एज इट इज लिख देंगे. अब आती है बारी आपके वर्ब की. यहाँ वर्ब क्या है, वे नहीं खेले थे, खेलने की क्रिया. दे डिड नॉट प्ले. दोस्तों यहां देख रहे हैं कि वर्ब के अंत में हमने ईडी नहीं लगाया है, मतलब वर्ब के दूसरे रूप को छोड़ दिया है. क्योंकि दोस्तों आपका अगला वाक्य है मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा था. यह भी लिखा जा सकता है, वाक्य का मतलब सेम रहेगा. वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाला नेगेटिव सेंटेंस ही होगा. इस सेंटेंस में देखिए मैंने नहीं देखा था, किसने नहीं देखा था, मैंने. तो मैंने जो है कि इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है जिसकी अंग्रेजी होता है आई. ओके, इसके बाद हमें डिड लिखना है. आई डिड नॉट. अब आती है बारी यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की. मैंने नहीं देखा था, देखने की अंग्रेजी क्या होता है, शी. आई डिड नॉट सी. दोस्तों बहुत ही आसान है. एक तो यहाँ आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म से छुटकारा मिल गया. ओके, और आप देख रहे हैं कि डिड और नोट जो है जैसे नेगेटिव सेंटेंस होगा दोनों आजू बाजू में ही लिख दिए जाएंगे. उसके बाद आपका वर्ब आता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन छोटे सेंटेंसों में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है. आइए देखते हैं एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लेकर के जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा और नेगेटिव भी होगा. ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है आपने देश की सेवा नहीं की. यह सेंटेंस थोड़ा सा बुरा दिख रहा है बट ट्रांसलेशन में उतना दिक्कत नहीं होने वाला है. सब्जेक्ट क्या है, आपने. आपने की अंग्रेजी क्या होता है, यू. हमने यू को यहाँ लिख दिया. देन आप डिड और नोट को लिख देना है. डिड नोट को भी हमने लिख दिया. अब आती है बारी वर्ब की. इसमें वर्ब क्या है, आपने देश की सेवा नहीं की. ओके, सेवा. सेवा करने की अंग्रेजी होता है सर्व. ओके, यू डिड नॉट सर्व. यहां तक आपका सेंटेंस हो गया. अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, आपने देश की सेवा नहीं की. यू डिड नॉट सर्व दी यू डिड नॉट सर्व दी कंट्री. यह हुआ आपका परफेक्ट ट्रांसलेशन. बहुत ही सिंपल था. इसमें ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लूंगा. यहां आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड और नोट आपके फार्मूले का पार्ट है. देन दिस इज द वर्ब.
एंड यह जो आपका बचा यहां से लेकर के यहां तक, यह है आपका ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट वाला एक सेंटेंस लेता हूं और एक सेंटेंस लेता हूं जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं कि कैसे होता है। दोस्तों आपका अगला वाक्य है बच्चे स्कूल नहीं गए। इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा। यहां सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। ओके, द चिल्ड्रेन ओके, देन क्या लिखना है? डिड लिखना है, देन नोट लिखा जाएगा। द चिल्ड्रेन डिड नोट। वर्ब क्या है यहां? बच्चे स्कूल नहीं गए, जाने की क्रिया। द चिल्ड्रेन डिड नॉट go to school. The children did not go to school. यह सेंटेंस भी दोस्तों आपका ट्रांसलेट हो गया। और यहां देखते हैं कि यहां है क्या क्या चीज। द चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट है, डिड और नॉट जो है कि आपके फार्मूले के हिसाब से यहां आया है। वो यहां पर आपका मेन वर्ब है। देन टू से लेकर यहां स्कूल तक ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को लेने जा रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे और उसका सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा यह वीडियो जो है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा यह प्रयास जो है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने जरूर है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए। जैसे आप शेयर करते हैं तो आपके जैसे और भी छात्रों तक यह वीडियो पहुंचेगा और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।